नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा और पूरी संभावना है कि दिसंबर महीने में उसका एग्जाम करा लिया जाए। यानी आपके पास तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय है नहीं। तो आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए, धार देने के लिए अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर क्लासेस प्रारंभ की गई हैं। हिंदी की कक्षाएं हमने चालू कर दी हैं। इसी के तहत हम जीके की कक्षाएं, थ्योरी की कक्षाएं भी प्रारंभ कर रहे हैं। जल्दी ही हम इसमें एमसीक्यू बैचेस भी लेकर के आएंगे। तो बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे दोस्तों, इसके तहत अगर अभी सबसे पहले हम देखें तो हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी हमने हिस्ट्री को लिया है और हिस्ट्री में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को सबसे पहले प्रारंभ किया है। देखिए दोस्तों, समय है नहीं, हमें भी बहुत सारा सिलेबस कवर कराना है, तो बहुत जल्दी जल्दी हमें चलना पड़ेगा। बहुत फास्ट और बहुत मतलब कई क्लासेस लेकर के आनी पड़ेंगी। फास्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि क्लास को बहुत जल्दी स्पीड से पढ़ा देंगे, समझ करके पढ़ेंगे, पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन क्लासेस की संख्या में वृद्धि करनी होगी दोस्तों। और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन मेरा आप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए 20-22 प्रश्न आते हैं इतिहास के कम से कम आरओ के पेपर में, और 5-6 प्रश्न जो है मेडिएवल हिस्ट्री के होते हैं। और आप इन क्लासेस को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत टॉप लेवल के नोट्स यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत टॉप लेवल की क्लासेस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखिए, इन क्लासेस को तैयार करने के लिए मुझे कई सारी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा है, जिसमें से महेश वर्णवाल की पुस्तक है। इसके अलावा दृष्टि आईएएस के नोट्स को मैंने पढ़ा है, उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स को मैंने पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम के भी कुछ कोचिंग संस्थानों का मैंने रेफरेंस कुछ जगह पर लिया है, जैसे कि वाजीराव एंड रवि, श्रीराम आईएएस। तो बहुत सोच समझ करके, बहुत मेहनत के साथ मैंने आपके नोट्स तैयार करे हैं। और ये उनमें से इन नोट्स का मैं अध्ययन मैंने खुद भी बहुत लंबे समय तक किया है और सफलताएं भी हासिल करी हैं। तो आपको ये नोट्स जरूर पसंद आएंगे दोस्तों। थोड़ा सा चैनल पर सपोर्ट कीजिए, चैनल पर भरोसा देखिए, रखिए। यकीन मानिए, यदि आपका सपोर्ट मेरे साथ रहा तो एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस कराने की मैं कोशिश करूंगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन शर्त वही है दोस्तों, मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मैं जो अगर मेहनत कर रहा हूं तो कुछ फायदा हो रहा है, व्यूज आने चाहिए दोस्तों, और चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। वीडियो को आपको लाइक करना होगा दोस्तों, ये बिल्कुल शर्त है इन क्लासेस को जारी रखने की। तो चलिए प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। दिल्ली सल्तनत के साथ हम जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो जब उस प्राचीन भारत के इतिहास का जब हम अंत करेंगे, उस समय हम महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी को देखेंगे। अभी जो हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण से शुरू करेंगे, यानी दिल्ली सल्तनत के काल के प्रारंभ से। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण से प्रारंभ होता है और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर जाकर के वह समाप्त होता है। तो बात करें यदि हम सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया है। अगर आपसे पूछ ले कि सल्तनत काल में कुल कितने वंशों ने शासन किया है, तो 5 वंशों ने सल्तनत काल में शासन किया है। यदि बात पूछा जाए कौन कौन से या उनका क्रम क्या है, तो सबसे पहला है ममलूक वंश, जिसे हम दास वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। आज वर्तमान में इस वंश को ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। खिलजी वंश दूसरे नंबर पे। खिलजियों के बाद तुगलक वंश का शासन रहा, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश का। इन 5 वंशों ने मिलकर के दिल्ली सल्तनत पर लगभग 320 वर्षों तक शासन किया है। देखिए 1206 एडी से लेकर के 1526 एडी तक का ये जो समय है, ये दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। यानी कि 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, जिसमें 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इस शासन काल को सम्मिलित रूप से हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ममलूक वंश में जैसे लगभग 10 राजा हुए हैं, इसी प्रकार खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, सैयद वंश में और लोदी वंश में कई राजा हुए, कई सुल्तान हुए। इन सभी सुल्तानों में यदि सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा साम्राज्य इन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक का था। आगे जब हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे
तब हम देखेंगे कि ये सबसे बड़ा जो सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, और इसने अपने साम्राज्य का विभाजन 23 प्रांतों में किया था। हालांकि सर्वाधिक विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए, 22 विद्रोह हुए हैं। तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को जब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिए कि इन पांचों वंशों के जितने भी सुल्तान हुए उसमें सबसे बड़ा जो राजा रहा है, जिसका साम्राज्य सबसे बड़ा रहा है, वह मोहम्मद बिन तुगलक था। यदि बात करें इन पांचों वंशों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया है, सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया है, या सुल्तानों में यदि बात करें तो सर्वाधिक समय तक किस सुल्तान का शासन रहा है, तो यदि बात करें सुल्तानों में तो सर्वाधिक लंबे समय तक जिस सुल्तान का शासक रहा है वो सुल्तान था दोस्तों बहलोल लोदी। 38 वर्षों तक बहलोल लोदी ने शासन चलाया है। इतना लंबा शासन और किसी भी सुल्तान का नहीं रहा। यानी सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था, तो वह था बहलोल लोदी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो तो था तुगलक वंश, और न्यूनतम समय तक जो शासन किया है वो दोस्तों किया है खिलजी वंश ने। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसने शासन किया है, तुगलक वंश ने शासन किया है। कितना, 94 वर्षों तक शासन किया है तुगलक वंश ने। कितने समय तक, 94 वर्षों तक शासन किया है तुगलकों ने, जबकि खिलजियों ने केवल 30 वर्ष तक ही शासन किया है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया खिलजियों ने। देखिए बहलोल लोदी का शासनकाल कितना बड़ा है, आपको पता है कितना लंबा था? बहलोल लोदी का शासनकाल अभी हमने चर्चा करी, 38 वर्षों तक इसने शासन किया है। अकेले एक सुल्तान ने 38 वर्षों तक शासन किया है, जबकि पूरे के पूरे खिलजी वंश ने केवल 30 वर्ष शासन किया है। इसमें आपका जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी आ गया, अलाउद्दीन खिलजी भी आ गया, इस मुबारक खिलजी भी आ गया, और खुसरव शाह के शासनकाल को भी यदि हम उसमें जोड़ लें, हालांकि खुसरव शाह खिलजी नहीं था पर उसके शासनकाल को भी जोड़ लें तब भी 30 ही वर्ष बैठता है। और बहलोल लोदी ने अकेले 38 वर्षों तक शासन किया है। तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है खिलजी वंश, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है तुगलक वंश। ये दो आप याद रखिएगा, बाकी किसी के ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, समय जरूर याद रख लीजिएगा। ममलूक वंश जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, और 1290 में जाकर के ये वंश समाप्त हो गया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमार्स था, आगे हम चर्चा करेंगे। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी, और 1320 में यह वंश अपना समाप्त हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना करी, और 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक तुगलक वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया है। तुगलकों के बाद सैयद वंश आया खिज्र खां के रूप में। खिज्र खां इसका संस्थापक था। देखिए सैयद वंश को पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है नहीं, 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो हम देख लेंगे। इससे कम समय तक भले ही शासन किया खिलजी वंश ने, पर खिलजी वंश मुझे लगता है कि दिल्ली सल्तनत में से सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो पढ़ने के लिहाज से खिलजी वंश बहुत बड़ा है और शासन के हिसाब से छोटा है, जबकि सैयद वंश ने 37 वर्षों तक शासन किया है, 1414 से लेकर 1451 तक। पर इसमें पढ़ने के लिए है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट तो इसे पढ़ते भी नहीं है, पर हम पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे भी। लोदी वंश की बात करें तो 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, और 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया वो इब्राहिम लोदी था, और उसी के साथ में ये जो दिल्ली सल्तनत है या सल्तनत कालीन वंशों का ये जो समय है ये समाप्त हो जाएगा और मुगल सत्ता भारत में प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था खाका। अब हम एक एक करके एक एक वंश को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जिस वंश का नाम आता है वो कौन सा है, मामलूक वंश। देखिए मामलूक वंश हो सकता है बहुत लोगों ने पहली बार ये नाम सुना हो, तो ध्यान रखिएगा गुलाम वंश आप लिख लीजिए या फिर दास वंश आप लिख लीजिए।
क्योंकि हो सकता है लोग, बहुत से स्टूडेंट ने पहली बार मामलूक वंश सुना हो तो उनके लगे कि ये क्या है, ये कौन सा वंश था। तो कुछ नहीं था, गुलाम वंश को ही मामलूक वंश में कहा जाता है, दास वंश को ही मामलूक वंश भी कहा जाता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना करी थी और 1290 ईस्वी तक मामलूक वंश का शासन रहा था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके विजित क्षेत्रों पर उसके गुलामों द्वारा शासन स्थापित किया गया। देखिए, मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र था नहीं, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को उसके गुलामों ने आपस में बांट लिया। जैसे भारत की बात करें तो भारत में सत्ता किसने स्थापित करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसी प्रकार गजनी की बात करें तो गजनी में यल्दौज और सिंध में उसका एक गुलाम था कुबाचा। तो यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, ये तीनों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी का एक और गुलाम था बख्तियार खिलजी। तो ऐसा प्रश्न आता है कि मोहम्मद गौरी का निम्न में से कौन गुलाम नहीं था? तो उसमें ऑप्शन हो सकता है यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुबाचा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं है, बल्कि इल्तुतमिश किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो साम्राज्य को मोहम्मद गौरी के गुलामों में बांट दिया गया। तो उसी प्रकार भारत का जो साम्राज्य है वो किसके हिस्से में आया? वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में साम्राज्य की स्थापना करी, जिसे मामलूक दास या गुलाम वंश के नाम से जाना गया। क्या कारण है कि इस वंश को मामलूक वंश कहा गया, दास वंश कहा गया या गुलाम वंश कहा गया? देखिए, इस सल्तनत में जो बड़े बड़े सुल्तान हुए हैं ना, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ये कभी न कभी किसी न किसी के गुलाम रहे हैं। जैसे बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। बात करें इल्तुतमिश की तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बात करें बलबन की तो वो भी इल्तुतमिश का गुलाम रह चुका है। तो इस प्रकार ये जो वंश है इसमें बड़े बड़े सुल्तान गुलाम रहे हैं, इस वजह से इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। अब इसमें ऐबक और ऐबक का पुत्र आराम शाह जो है उसे कुतुबी वंश के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश और उसके जो वंशज हैं, जैसे कि इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद। तो ये सारे जो हैं इल्तुतमिश के वंशज, ये क्या कहलाए? ये शमशी वंश कहलाए। और बलबन के वंशज बलबनी वंश के कहलाए। तो आप कहोगे सर ये फिर तो अलग अलग हो गए, फिर इनको गुलाम वंश एक वंश क्यों कहा गया? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक ही खानदान के थे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का एक वंशज है नासिरुद्दीन महमूद और उसका ससुर है बलबन। तो ये परिवार एक ही है। इस वजह से इस पूरे परिवार के जो लंबा शासनकाल रहा 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, इन्हें गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है। और चूंकि ऐबक और ऐबक के पुत्र को कुतुबी वंश कहते हैं, फिर दामाद हो गया ना इल्तुतमिश, तो दामाद पुत्र नहीं होता, तो इल्तुतमिश और उसके वंशजों को शमशी वंश का कहा गया। और फिर नासिरुद्दीन महमूद का ससुर है बलबन, तो बलबन और उसके वंशजों को बलबनी वंश का कहा गया। तो ले दे करके ये गुलाम वंशी है। तो फिर ये ममलूक क्या है? तो देखिए, एक प्रोफेसर रहे हैं हबीबुल्ला, उन प्रोफेसर का कहना है कि भैया देखो, गुलाम और ममलूक ये जो शब्द होता है इसमें अंतर होता है। बात करें यदि गुलाम की, कि गुलाम का तात्पर्य क्या होता है, तो गुलाम होता है कि गुलाम माता पिता से उत्पन्न संतान, यानी ऐसा व्यक्ति जो जन्मजात गुलाम हो उसे ही गुलाम कहेंगे। और एक व्यक्ति जन्मजात गुलाम कब हो सकता है, यानी पैदा होते से गुलाम कब हो सकता है? जब उसकी माता पिता भी गुलाम हो। तो यदि आपके माता पिता गुलाम हैं तो आप गुलाम कहलाओगे, पर यदि आपके माता पिता स्वतंत्र थे, आप गुलाम हो गए, बड़े हो गए, आप पैदा हुए, आपको युद्ध में पराजित कर दिया गया या आपको बेच दिया किसी ने, तो आप गुलाम बने ना, आपके माता पिता तो किसी के गुलाम नहीं थे। तो ऐसे व्यक्ति ममलूक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मामलूक। यानी मामलूक कौन होते हैं? जिनके माता पिता स्वतंत्र हों पर वो स्वयं गुलाम हों। जबकि गुलाम कौन होते हैं? गुलाम वे होते हैं जिनके माता पिता भी गुलाम हों। तो थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है मामलूक में और गुलाम में। तो इस वजह से वर्तमान में इस वंश को मामलूक वंश कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक
बड़े होने के बाद गुलाम बना है, उसके माता पिता गुलाम नहीं थे। उसी प्रकार इल्तुतमिश को भी बेच दिया गया था तो इल्तुतमिश गुलाम बना, उसी प्रकार बलबन को भी बेच दिया गया था तो बलबन गुलाम बना। तो ये वास्तव में टेक्निकली मामलूक थे। आपको अंतर समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो किसने इस वंश को मामलूक वंश कह करके पुकारा? अगर ये प्रश्न आ जाए तो हबीबुल्लाह ने इस वंश को मामलूक वंश कह करके पुकारा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने 1206 में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के रूप में सल्तनत पर अपना अधिकार दिया, अपना दावा पेश किया और सुल्तान बन गया। तो उसका राज्याभिषेक कब हुआ? उसका राज्याभिषेक हुआ 25 जून 1206 को। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। तिथि याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1206 याद रखिएगा। कहाँ हुआ ये जरूर याद रखिएगा, लाहौर में हुआ है, दिल्ली में नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है, और उसने अपनी राजधानी भी लाहौर में ही बना करके रखी है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कभी अपनी अपनी राजधानी लेकर के दिल्ली नहीं आया, अपनी राजधानी उसने लाहौर में ही रखी। क्यों? क्योंकि देखिए उसको समय ही नहीं मिला। 1206 में वो राजा बना है, नया राजा बना है, राजा तो है नहीं उसके पूर्वज, राजा बना और 1210 में उसकी मौत हो गई। केवल 4 साल तक तो वो राजा रहा, और 4 साल में भी जब वो राजा बना बैठा है तो उसके प्रतिद्वंदी हैं यल्दौज और कुबाचा, गौरी के गुलाम, और वो भारत की सत्ता हथियाना चाहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को हटाना चाहते हैं। तो इस उत्तर पश्चिम सीमा पर खतरा बना हुआ है लगातार यल्दौज का और कुबाचा का। उस खतरे से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए लाहौर में ही बैठा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक कि आओ भाई तुम सेना लेके, मैं तुम्हें लाहौर में पराजित करूंगा, भारत में घुसने ही नहीं दूंगा। तो लाहौर को ही अपनी राजधानी बना करके रखा। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दौज और कुबाचा से डायरेक्ट युद्ध नहीं करा, बल्कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। यल्दौज की पुत्री से उसने विवाह कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह सिंध के कुबाचा से कर दिया, और साथ ही अपनी एक बेटी का विवाह उसने अपने एक पहले गुलाम रह चुका था इल्तुतमिश, उससे कर दिया। तो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन विवाह बन गए हैं, शांति स्थापित हो गई है। परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी निकला है, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं वो लोग भारत में। तो वो लाहौर में ही अपनी राजधानी बना करके बैठा रहा, कभी दिल्ली नहीं आया। तो दिल्ली का राजा नहीं है वो, दिल्ली का सुल्तान नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान करी है, उसे समय मिला है रूल करने का। 1210 से लेकर के 1236 तक उसने राज्य किया है, ठीक है। तो अपने साम्राज्य को धीरे धीरे वो सुदृढ़ करता चला गया, पर ऐसा कुतुबुद्दीन ऐबक को मौका नहीं मिला। तो उसने स्थापना तो कर दी साम्राज्य की, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो उसे कह देंगे, तुर्की राज्य का संस्थापक तो कह देंगे, भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहेंगे। पर जब भी वास्तविक शब्द जुड़ जाए तब उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ये ध्यान रखेंगे। अच्छा आपसे पूछ ले ऐबक का तात्पर्य क्या होता है? तो ऐबक का तात्पर्य होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, अपने नाम के खुतबे सिक्के भी नहीं ढलवाए और खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुतबा क्या होता है? खुतबा होती है प्रार्थना, जिसमें उस पूरी प्रार्थना में तत्कालीन सुल्तान का या बादशाह का नाम लिया जाता है, उसे खुतबा कहते हैं। तो उसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए, यहाँ तक कि सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं करी। वह स्वयं को मलिक और सिपे सालार ही कहता था। इसका कारण क्या है दोस्तों? कि मोहम्मद गौरी जब 1206 में मरा तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक दासता के बंधनों से मुक्त नहीं हुआ था, गुलाम का गुलाम ही था। और आपको पता है मोहम्मद गौरी के मरने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को तो आज़ाद कर दिया था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं आज़ाद नहीं हुआ था, स्वयं आज़ाद नहीं हुआ था। और एक गुलाम सुल्तान बन नहीं सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम है। बन तो गया है, प्रैक्टिकली तो बन गया, पर टेक्निकली प्रॉब्लम है। एक गुलाम को सुल्तान नहीं बनाया जा सकता, तो उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी।
वो स्वयं को क्या कहता था? मलिक या सिपह सालार। ध्यान रखना 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी के बंधनों से मुक्त हुआ है। मोहम्मद गौरी का कोई वंशज है गजनी में, उससे उसने जो है एक पत्र एग्रीमेंट साइन करवाया कि भैया मैं तुम्हारे गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गया। तब जाकर के 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामी के बंधनों से मुक्त हुआ है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1208 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, और ज़्यादातर इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, वह स्वयं को मलिक और सिपह सालार ही कहता था। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं दोस्तों, वो उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार व्यक्ति था। कहते हैं कि इतना उदार था कि जब दान करने पे आ जाता था तो लाखों का दान कर देता था बैठे बैठे। इस वजह से उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, यानी लाखों बख्श देने वाला, लाख बख्श। और हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है, हाथी पालना बड़ा मुश्किल होता है, हाथियों का दान कर देता था वो, यानी लोगों को हाथी दान करता था, जाओ ले जाओ ये हाथी बेच दो, अगर तुमसे नहीं पाला जाए तो तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे। तो हाथी दान करने की वजह से उसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, मिन्हाज ने, यहाँ पर नोट नहीं कराया मैंने, ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम कहा है। मुझे एकदम से याद आया तो आप मैं यहाँ पर नोट करा दे रहा हूँ, द्वितीय हातिम कहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम भी कहा जाता है। और किसने इसे द्वितीय हातिम कहा है? तो मिन्हाज उस सिराज ने कहा है। हातिम जो है बहुत उदार व्यक्ति थे, कहानियों में हातिम ताई जो है उन्हें बहुत उदार और दया भाव रखने वाला व्यक्ति कहते हैं। तो यही उदारता मानी जाती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में थी, इस वजह से उसे लाख बख्श, पील बख्श या द्वितीय हातिम कहा जाता है। अब हुआ क्या था दोस्तों, जब ये गुलाम बना था ना तो इसे एक मौलवी ने खरीद लिया था। तो उस मौलवी ने इसे कुरान की आयतें याद कराई, और आवाज़ इसकी सुरीली थी, बढ़िया आवाज़ थी, तो बहुत मीठी आवाज़ में ये जो है कुरान की आयतें पढ़ा करता था। इस वजह से इसे कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी उपाधियाँ याद रखेंगे आप, लाख बख्श, पील बख्श, द्वितीय हातिम, कुरान ख्वां। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या बातें आपसे पूछी जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। देखिए प्रारंभ करवाया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवा दिया था, पर इससे पहले कि कुतुब मीनार पूरी तरह बनकर के तैयार हो पाती, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो निर्माण वो पूरा नहीं करवा पाया। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके समय में पूरा हुआ? तो वो हुआ दोस्तों इल्तुतमिश के समय में। चलिए ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर आपको पता है कुतुब मीनार को कुतुब मीनार क्यों कहा जाता है? बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार को कुतुब मीनार कहा जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। चिश्ती संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका भक्त था, उनका फॉलोअर था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा था। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, किसके नाम पर कुतुब मीनार को कुतुब मीनार कहा जाता है? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुब मीनार के निर्माणों की बात करें तो इसमें एक नाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शामिल है ही। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये निर्माण प्रारंभ करवाया था। इल्तुतमिश ने इस निर्माण को पूरा करवाया। जब सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक तो एक दिन इस कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई दोस्तों। 4 मंजिला इमारत थी, चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई और वो इमारत हो गई नष्ट। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इस चौथी मंजिल की जगह पर 2 इमारतें बनवा दी और वर्तमान में ये 5 मंजिला इमारत बन गई। तो फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान है कुतुब मीनार के निर्माण में, और कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने भी इसका पुनरुद्धार करवाया था, इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। तो वर्तमान स्वरूप जो हमें नज़र आता है वो सिकंदर लोदी का है।
लेकिन सिकंदर लोदी पर प्रश्न आते नहीं हैं, पर ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक इन पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों। हालांकि अब सीधे वन लाइनर जैसे क्वेश्चन RO के एग्जाम में नहीं आते, बाकी के और एग्जाम के कोई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी पैट हो गया, वहाँ आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन RO PCS में थोड़े आजकल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, आपके स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स में आते हैं। प्रैक्टिस कराएंगे हम, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, यदि आपकी इच्छा हुई तो, आपका सपोर्ट बना रहा तो। और सपोर्ट कैसे बनेगा दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। चलिए हम आगे देखते हैं। ऐबक ने कुतुब मीनार के अलावा कुछ और निर्माण भी कराए भारत में, जैसे कि उसने दिल्ली में मेहरौली के पास राय पिथौरागढ़ किले, एक पृथ्वीराज चौहान का एक किला था राय पिथौरागढ़ किला, वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। ये भारत की पहली मस्जिद है। देखिए कुछ फैक्ट्स में मिल जाता है, कुछ पुस्तकों में मिलता है कि भारत की पहली मस्जिद केरल में बनी थी। एक तो ये विवादित बात है, और अगर ये फैक्ट है भी तो वो अरबों के द्वारा बनाई गई मस्जिद थी, तुर्कों के द्वारा बनाई गई मस्जिद नहीं। तो पहली टर्किश मस्जिद जो तुर्की मस्जिद थी वो तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही थी। और एग्जाम में जितने भी एग्जाम पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, उन सभी में से भारत की प्रथम मस्जिद ही बताया गया है। भारत की पहली मस्जिद या इस्लामिक शैली पर निर्मित ये भारत की पहली मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दिल्ली में स्थित है। तो ये ऐबक ने एक तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। इसके साथ ही अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, इसका निर्माण भी करवाया। निर्माण क्या दोस्तों? यहाँ पर चौहान वंशों का, मतलब पृथ्वीराज चौहान के एक पूर्वज थे विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ। चौहानों में बड़े प्रतापी राजा माने जाते हैं ये। जब राजस्थान हिस्ट्री आप पढ़ें, अगर कभी राजस्थान का कोई पेपर दें या राजस्थान का अगर कोई स्टूडेंट हो तो वो जरूर जानता होगा विग्रहराज बीसलदेव के बारे में। बड़े ही प्रतापी राजा थे। तो इन्होंने एक सरस्वती कंठावरण संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। तो इस सरस्वती कंठावरण संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वा करके यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई गई। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा? तो ऐसे कारण दिए जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उनमें से एक कारण हो सकता है इसका निर्माण 2.5 दिन में या 2.5 दिन में हुआ था, 2.5 डे में हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हो गया था। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स, जिसे मेला टाइप होता है ना, तो वैसे 2.5 दिन का उर्स लगता है। इस वजह से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये है 2.5 दिन के झोंपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। यहाँ लिख लीजिए, लिखा हुआ है ना अजमेर, ठीक है, अजमेर में है। किसने इसका निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ करवाया? तो सरस्वती कंठावरण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर। सरस्वती कंठावरण संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चतुर्थ ने। किसका यहाँ पर उर्स लगता है? तो पंजाब शाह पीर का यहाँ पर उर्स लगता है। ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये भी एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। बख्तियार खिलजी भी गौरी का ही गुलाम था। चलिए आगे देखते हैं। (1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या जिसे हम पोलो कहते हैं, उसको खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब मरा? तो 1210 में मरा। 1206 में राजा बना और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कैसे हुई? तो चौगान या पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। एक बार एक प्रश्न आया था कि भारत में पोलो कौन लेकर के आए? तुर्की, अरबी, यूनानी या जो है कोई और ऑप्शन चौथा मेरे को याद नहीं क्या था। तो उसमें एक तो ऑप्शन अरब के थे, एक तुर्की थे, अरबी मुसलमान, तुर्की मुसलमान, और एक जो है यूनानी थे।
तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो पोलो या चौगान जो खेल था ये कौन लेकर के आए थे? ये तुर्की लेकर के आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क मुसलमान था जो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण मर गया था। ऐबक का एक पुत्र था आराम शाह। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे ऐबक का पुत्र नहीं मानते, पर ज़्यादातर इतिहासकार इसे ऐबक का पुत्र मानते हैं। अयोग्य व्यक्ति था ये आराम शाह। तो ऐबक के बाद ये आराम शाह गद्दी पर बैठा, पर जो अमीर, जैसे कि हिंदू राज्यों में मंत्री होते हैं ना, वैसे ही मुस्लिम राज्यों में अमीर हुआ करते थे, मलिक और अमीर। तो जो अमीर थे उस समय उस ऐबक के राज्य के, उन्होंने आराम शाह को शासक मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, जो बदायूं का सूबेदार था, उससे कहा कि भैया आप आओ, आप ज़्यादा योग्य हो, आप शासन संभालो। तो इल्तुतमिश तैयार हो गया राजा बनने के लिए, तो वो आया। अब दिल्ली में तो राजा बन के आराम शाह बैठा है ना, तो आराम शाह के साथ इल्तुतमिश का एक युद्ध हुआ जिसे जूंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस जूंद के युद्ध में आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा और बहुत ही योग्य शासक साबित हुआ दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत को उसने स्थायित्व प्रदान किया, सुदृढ़ता प्रदान करी। तो जो साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, हालांकि मोहम्मद गौरी की विजयों का ये परिणाम था, पर हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से माने तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो साम्राज्य की नींव रखी, उस नींव में यदि सुदृढ़ता किसी ने प्रदान करी है तो वो इल्तुतमिश था। बहुत डिटेल से मैं इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, और अभी आप थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और जानिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 दरबारी विद्वान थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। कौन कौन? एक तो था फ़क्रे मुदव्विर और उनकी पुस्तक का नाम है आदाबुल हक। ये बुक्स हैं। राइटर कौन है? फ़क्रे मुदव्विर, और बुक का नाम क्या है? आदाबुल हक। तो आपसे पूछा जा सकता है आदाबुल हर्ब की रचना या आदाबुल हक की रचना किसने करी? तो फ़क्रे मुदव्विर ने। जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हसन निज़ामी की ताजुल मासिर। इस हसन निज़ामी की पुस्तक ताजुल मासिर को थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे, इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। हसन निज़ामी की पुस्तक का नाम क्या है? ताजुल मासिर। और फ़क्रे मुदव्विर की पुस्तक का नाम क्या है? आदाबुल हर्ब। तो जरा अब हम देख लेते हैं ताजुल मासिर के ऊपर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ताजुल मासिर के रचनाकार कौन है? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी। ये जो हसन निज़ामी था, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में मंगोल आक्रमण से बचने के लिए मध्य एशिया से भारत आया। कहाँ से आया? मध्य एशिया से भारत आ गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य में ये रहने लग गया। अब रहना है तो जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये इतिहासकार था, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की किताब लिखनी प्रारंभ कर दी। तो ऐबक के कहने पर निज़ामी ने इस पुस्तक को लिखना प्रारंभ करा। लेकिन कहते ना, कुतुबुद्दीन ऐबक तो बीच राह में छोड़ करके चले गए एक दिन घोड़े से गिर के। तो न तो कुतुब मीनार पूरी हो पाई, न ये जो ताजुल मासिर लिख रहे थे, ये ताजुल मासिर ही पूरी हो पाई। तो ताजुल मासिर की रचना भी इल्तुतमिश के काल में पूर्ण हुई है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश के काल में केवल कुतुब मीनार ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये ताजुल मासिर नाम का ये जो ग्रंथ है, ये भी इल्तुतमिश के ही समय में पूरा हुआ है। यह पहली पुस्तक है, इसको स्टार कीजिए, यह पहली पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को मध्य एशिया एवं गजनी के इतिहास से अलग करती है। देखिए, 2 बातें आती है। एक तो आता है कि वो पहली पुस्तक कौन सी है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को मध्य एशिया एवं गजनी के इतिहास से अलग करती है। तो आप उत्तर देंगे ताजुल मासिर। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वो पहली पुस्तक कौन सी है जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, तो ऐसी स्थिति में मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी। तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहे कि वो पहली पुस्तक कौन है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास को मध्य एशिया एवं गजनी के इतिहास से अलग कर देती है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ताजुल मासिर। ताजुल मासिर की रचना किसने करी है? तो सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने। चलिए, किस भाषा में लिखी गई है पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों अरबी भाषा में।
इसका अनुवाद किसने करा है? तो इलियट और डाउसन ने इसका अनुवाद किया है। अंग्रेजी में इस भाषा का अनुवाद किया है। ठीक है दोस्तों मुझे आगे अभी और पढ़ाना है आपको। इल्तुतमिश को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो दोस्तों को भी बोरिंग महसूस होने लग जाती है, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। अगली वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको इस वीडियो के डलने के 2 घंटे बाद वो वीडियो आपको आपके चैनल पर मिल जाएगी। यानी अगर आप वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद इस वीडियो को देखेंगे तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर अपलोडेड हालत में मिलेगी दोस्तों। तो साथ ही बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ ताकि ये जो है वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए दोस्तों। तो ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में। लगातार क्लासेस आएंगी आरओ की, यूपी पैट 2023 की। इन 2 एग्जाम पर हमारा इस समय मेन फोकस है। एक तो यूपी पैट 2023 एग्जाम तक हमारी जो है क्लासेस चलती रहेंगी, और ARO 2023 इसके लिए भी। वैसे भी आपको बता दूं, जब अथर्व एजुकेटर का चैनल चलाया गया था तो ये ARO के एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया था, पर ARO का नोटिफिकेशन टलते 1 साल बीत गया। तो अब आ चुका है, तो हम पूरी शिद्दत के साथ में इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, लेकिन उतनी ही शिद्दत से हम पैट 2023 की भी तैयारी करेंगे। तो जो उस पैट 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल से जुड़ जाइए, जो ARO 2023 की तैयारी कर रहे हैं वे भी चैनल से जुड़ जाइए। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।